नमस्कारम टू ऑल ऑफ यू। हम साथ मिलकर पढ़ रहे हैं सदगुरु की किताब चाहो और पालो, और आज का शीर्षक है खूब खेलो खूब कूदो। बचपन से हमने सुना था, पता नहीं आप कैसे आपने सुना है नहीं सुना है, लेकिन बचपन से हमें बोला गया था कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, और पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। ये बुक में नहीं लिखी है, मैं बोल रहा हूँ। ऐसी ऐसी बातें बोली गई थी, बट फिर भी हमने बहुत खेला कूदा है, और ख़ास करके क्रिकेट हमने बहुत खेला है। स्टार्ट करते हैं। सेहत बनाने के कारकों में खेल कूद का स्थान बहुत ही प्रमुख है। अपनी स्कूली जीवन में ऐसा कोई खेल नहीं है जिसे मैंने नहीं खेला हो। रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ना, शरीर को आगे पीछे टेढ़ा करने की जिम्नास्टिक, मल्ल युद्ध, कबड्डी, बैडमिंटन, यूँ किसी भी खेल को नहीं छोड़ा था। छुटपन में चाहे कोई भी क्रिकेट खेल रहा हो, मैं जाकर उसमें भाग लेता था। बल्लेबाजी करने न देंगे, फील्डिंग का मौका मिल जाएगा, उसी में मैं खुश रहता था। आज भी बच्चे अगर कहीं खेल रहे हों तो मैं खुद जाकर उनके खेल में शामिल हो जाता हूँ। जब मैं कॉलेज में दाखिल हुआ तो हॉकी टीम में मेरा चयन हुआ। उस उम्र में मोटर बाइक चलाने और ग्लाइडर उड़ाने का जितना चाव था वह दूसरे खेलों के शौक से ज़्यादा था। चंद मिनटों तक हवा में उड़ने के लिए घंटों तक की तैयारी करनी पड़ती थी। उन दिनों मैं 22 साल का रहा हूँगा। एक बार नीलगिरी पहाड़ से ग्लाइडर में उड़ा और दूर जाकर कहीं जमीन पर उतरा। सूरज को देखकर दिशा का अनुमान करते हुए वहां से चल पड़ा। दिन रात लगातार जंगलों में चलता रहा। अपने साथ एकमात्र सैंडविच ले गया था, उसे खा लिया। भूख शांत नहीं हुई। रास्ते में जहां तहां एक आध गांव मिले। वहां रहने वाले लोग तमिल के अलावा और कोई भाषा बोलना नहीं जानते थे, और उन दिनों मुझे तमिल नहीं आता था। किसी तरह एक दुकान ढूंढ ली, वहाँ गर्मा गर्म इडलियाँ बन रही थी। उस समय मेरी भूख इतनी तेज़ थी कि 20-25 इडलियाँ तो आराम से पेट में समा सकती थी। मैंने जब जेब टटोल कर माली हालत का जायजा लिया तो मुझे पता चला कि ग्रुप के लोग मुझे 2-2.5 दिन में शायद ढूंढ पाएंगे, और उस हिसाब से पैसे बहुत कम थे। तनाव की वजह से जिनका हृदय कड़ा हो गया हो, जेल में रहने वाले ऐसे लोग भी कैदियों को भी खेल कूद किस तरह से सहज स्थिति में ले आता है, इसे मैंने अपने अनुभव में देखा है। जब पहली बार सदगुरु कैदियों से मिलने गए तो उन्होंने बोला, यहाँ योग की कोई क्लास नहीं होगी, मैं आपके साथ खेलने आया हूँ। और बोला गया कि सारे लोगों को मैदान में लेके आइए। और सदगुरु ने जब ये बात बोली तो पहले तो लोग संकोच कर रहे थे, लेकिन जो लोग संकोच के साथ भी खेल में शामिल हुए, अगले 10-15 मिनट में वो पूरी तरीके से खेल में मशगूल हो गए। और जब उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूँ तो उनके आंखों में आंसू थे। उन्होंने सदगुरु के हाथ को पकड़ लिया और बोला कि आप मत जाइए। खेल कूद इस तरीके से इंसान को बदल सकता है, एक कैदियों को भी बदल सकता है। शंकरन पिल्लई अपने मित्र के यहाँ गए। वहाँ उनके मित्र कुत्ते के साथ बैठकर शतरंज खेल रहे थे। शंकरन पिल्लई ने चकित होकर कहा, अरे वाह, मैंने आज तक ऐसा अक्लमंद कुत्ता नहीं देखा। तो उनके मित्र ने कहा, तुम जैसा सोचते हो यह उतना अक्लमंद कुत्ता नहीं है। देखो, मेरे साथ 10 बार खेलने पर 3 बार ही ये मुझे हराया है, बाकी 7 बार मैं जीता हूँ। यह कहानी मजाक में भले ही कही गई हो, लेकिन जब बात खेल की हो उसमें 3 बार या बार हारने पर भी लगातार खेलने का संकल्प मन में होना चाहिए। इसे हम उस कुत्ते या मित्र से सीख सकते हैं। खेल का अहम पहलू यही है, कामयाबी का लक्ष्य होने पर भी हार को खुले मन से स्वीकार करने की परिपक्वता। खेल पर ही खेल का मकसद पूर्ण होगा। आप चाहे जिस क्षेत्र में हो, यदि आप उसमें पूरी तरह शामिल नहीं होते हैं, उत्साह नहीं लेते हैं, तो आपको आत्मसंतोष नहीं मिलेगा। काम करने की जगह ही नहीं, अपने माता पिता, पति पत्नी, बच्चों के प्रति पूरा लगाव न रखें तो ज़िंदगी एक ऐसा फंदा बन जाएगा जिसमें आप फंस चुके होंगे। लगाव रखने पर वह स्वर्ग होगा, लगाव के बिना वह नरक होगा। आप अपनी ज़िंदगी के किसी भी मुकाम पर हो, आपकी ज़्यादातर कामयाबी को तय करने वाला प्रमुख पहलू क्या है? अपने मन और शरीर को आप जिस हद तक उस काम में झोंक देते हैं, यही वो खास पहलू है। खेलकूद भी वैसा ही है। ईशा द्वारा चलाए जा रहे ग्रामोत्सव खेलों में इसे प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। ग्रामोत्सव में 300 टीम खेलकूद में भाग लेती हैं और लगभग 3 लाख लोग इसमें हिस्सा लेते हैं। गांव में जो लोग खुलकर बात करने में संकोच करते हैं, इन खेलों में भाग लेते समय उनमें
अनेक लोग अपनी टीम की अगुवाई करने के लिए सामने आते हैं और उनके अंदर की छुपी हुई प्रतिभा बाहर आती है। एक और बात, खेल कूद में दूसरों को अपने में शामिल करने की प्रवृत्ति रहती है। अपने दल का आदमी मानकर दूसरों को किसी तरह से राग द्वेष से परे होकर मिला लेते हैं। टीम के सभी लोग अपनी विभिन्नताओं को भूलकर एक ही उद्देश्य से, एक ही लक्ष्य को मन में रखकर सक्रिय रहते हैं। दूसरों को अपने साथ शामिल करने की प्रकृति स्वयं एक अच्छे समूह के निर्माण का आधार है। हजारों घंटों तक आध्यात्मिक उपदेश देने के बजाय अनेक देवी देवताओं का नाम लेकर धर्म प्रचार करने की अपेक्षा केवल 1 घंटा खेल कूद में लगने पर देख सकते हैं कि एक समूह किस तरह अपने आप को दृढ़ता से स्नेह पाश में बांध रखा है। खेल का सबसे बड़ा पहलू है, उसमें आधे अधूरे मन से लगना संभव ही नहीं है। शरीर और मन का प्रखर रूप से उपयोग करने के लिए अवसर है खेल कूद। मैदान में खेले जाने वाला कोई भी खेल जिसमें आपका शरीर और मन उसमें लगा रहे, सही ढंग का खेल होगा, नहीं तो वह नरक बन जाएगा। जिंदगी भी एक खेल की तरह है। जीवन को संपूर्ण बनाने के लिए उत्साह और लगन पूर्ण रूप से आवश्यक है। आधी अधूरी जिंदगी बिताना यातना ही है। शरीर और मन को तंदुरुस्त रखने और काम में गहरी दिलचस्पी रखने के लिए एक बुनियादी कसरत होने के कारण आमतौर पर खेल मुझे बहुत आकर्षित करता है। स्वास्थ्य में सहायक चीज़ों के बारे में जानने के समान ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक कुछ बातों की जानकारी पाना भी उचित है। सदगुरु बोल रहे हैं खेलना और कूदना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आज के गांव में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पे बाकी चीज़ें, बुनियादी चीज़ें, स्कूल है, सारी चीज़ें, अच्छे अच्छे घर हैं, लेकिन बच्चों के खेलने के लिए गार्डन नहीं है, बच्चों को खेलने के लिए मैदान नहीं है। ये एक बहुत ही दुखद पहलू है और वो मेरे गाँव में भी नहीं है। देखते हैं इसके बारे में क्या कर सकते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही कम समय के बाद। विल सी यू वेरी शॉर्टली। थैंक यू सो मच।